नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट अपन ने वीडियो में जो आपके जेट के वीडियो चल रहे थे उनमें अपन ने मृदा विज्ञान का टॉपिक कवर किया था, मृदा निर्माण करने वाले कारकों के बारे में। तो उसी लेक्चर में अपन ने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर अपना रहेगा वो चट्टानों के बारे में रहेगा। तो चट्टानों के बारे में अपन बात करते हैं, क्या चट्टानें होती है, किस किस प्रकार की जो चट्टानें होती है वो चट्टानें बनती है, कैसे ये इनका निर्माण होता है, क्या क्या इनके उदाहरण आते हैं, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं चट्टानों से। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें चट्टाने। चट्टाने क्या होती है या किसको चट्टान कहेंगे अपन? तो यहाँ पे देखो, चट्टान किसी भी ऐसी चीज को कह सकते हैं जो या तो ज्वालामुखी के लावा से निकलती हो या खनिजों से मिलकर बनी होती है। देखो, अपन ने पढ़ा था कि जो चट्टाने होती है वो चट्टाने किससे बनती है? खनिज पदार्थों से। जब दो या दो से अधिक खनिज पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक ठोस संरचना का निर्माण करते हैं तो उस ठोस संरचना को अपन क्या बोलते हैं? चट्टान कहते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे जब खनिज पदार्थ आपस में मिलकर एक ठोस संरचना का निर्माण करते हैं तो इस ठोस संरचना को अपन क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। या दूसरी भाषा में बात करें कि जो ज्वालामुखी का लावा होता है, जब ये लावा ठंडा होता है और ठंडा होने के पश्चात ये एक ठोस संरचना में बदल जाता है, पिंड में बदल जाता है, इस ठोस पिंड को अपन क्या बोलते हैं? चट्टान बोलते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जो खनिज पदार्थ है उनके मिलने से ही चट्टानों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के लावा की बात की है तो ज्वालामुखी के लावा में भी अपने को पता है क्या होते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ज्वालामुखी के लावा जब ठंडा होगा तो उसके ठंडा होने से जो ठोस संरचना बनी है उसमें भी क्या होंगे? खनिज होंगे। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी के लावा में भी क्या है? खनिज। तो सिंपल भाषा में बोले तो जब खनिज आपस में मिलकर एक ठोस संरचना का निर्माण करते हैं तो इस ठोस संरचना को अपन क्या बोलते हैं? चट्टान कहते हैं। साधारणतः जो चट्टाने होती है वो चट्टाने कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की चट्टाने होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहली चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी चट्टान होती है अवसादी चट्टान और तीसरी चट्टान होती है रूपांतरित। तीसरी कौन सी होती है? रूपांतरित चट्टान, जिसको अपन बोल सकते हैं कायांतरित चट्टाने भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोल लो, रूपांतरित बोल लो या कायांतरित बोल लो। प्रकृति में बनने वाली जो सबसे पहली चट्टान होती है वो चट्टान क्या कहलाती है? आग्नेय चट्टान कहलाती है। तो आग्नेय चट्टान को अपन प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। और बाकी जो दोनों बची हुई चट्टानें होती है अवसादी और रूपांतरित, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। तो अपन आग्नेय चट्टानों को दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि ये जो अन्य चट्टान है उन अन्य चट्टानों की क्या है? जन्मदात्री है। क्या है? जन्मदात्री है। जो अन्य चट्टान है आपकी उन सभी चट्टानों की क्या होती है? जन्मदात्री होती है। कारण क्या है कि जो आग्नेय चट्टान होती है, ये मुख्य चट्टान होती है, इसका निर्माण प्रकृति में सबसे पहले होता है। इसी वजह से इनको बोला जाता है प्राथमिक चट्टान। जब प्राथमिक चट्टानों में टूट फूट होती है और इन टूट फूट के पश्चात ये जल के द्वारा दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाती है तो इनसे निर्माण किसका होता है? अवसादी चट्टानों का। देखो, ध्यान में रखने वाली बात है, जब आग्नेय चट्टानों में टूट फूट होती है और ये जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, इसकी वजह से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को कहा जाता है अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम हो गया जलज चट्टान। क्या हो गया? जलज चट्टान। कारण क्या है? क्योंकि ये जो चट्टानें हैं ये जल के द्वारा निर्माण हो रहा है। इन चट्टानों का निर्माण किससे हो रहा है? जल के द्वारा। देखो, आग्नेय चट्टानें टूटकर जल के द्वारा दूसरे स्थान पर गई और वहां जाकर जमा हो गई। तो इन चट्टानों को अपन ने क्या बोला? जलज चट्टान भी कहा। दूसरी चीज अपन बात करें यहाँ पे, देखो ये जो चट्टानें एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इन चट्टानों के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे देखो, जो चट्टान है यहाँ से टूटेगी और टूट कर, जैसे ये कोई चट्टान है यहाँ से टूटी और टूट कर यहाँ चलेगी और जाकर जमा हो गई। दूसरे साल फिर से टूटी, फिर से टूट कर क्या होगी? यहाँ जाकर फिर से जमा हो जाएगी।
फिर टूटेगी, फिर यहाँ जाकर फिर जमा हो जाएगी। तो ये जो जमा हो रही है किसके रूप में हो रही है? परतों के रूप में। किसके रूप में? एक के ऊपर एक परत जमा हो रही है। जैसे आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जो पानी गिरता है उसके साथ साथ मिट्टी बहकर रोड के किनारे जाकर इकट्ठी हो जाती है। अगर उसको अपन बात करें, अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको वहां से हिलाएंगे नहीं, तो क्या होगा? अगले साल फिर से मिट्टी जाएगी और उसके ऊपर जमा हो जाएगी, फिर उसके अगले साल फिर से उसके ऊपर जमा हो जाएगी। यानी जो मिट्टी है वो जल के द्वारा एक के ऊपर एक क्या हो रही है? परत बना रही है। इस प्रकार से ये जो परतों का निर्माण होता है, इसी वजह से अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम परतदार चट्टान भी है। या अपन दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि परतदार चट्टानें अवसादी चट्टानों की एक मुख्य विशेषता होती है। तीसरी होती है रूपांतरित और कायांतरित। रूपांतरित का वर्ड का मतलब हो गया रूप में अंतर, यानी जो पहले की दोनों चट्टानें आपकी आग्नेय और अवसादी चट्टानें, इनके रूप में परिवर्तन से किसका निर्माण होगा? रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। दूसरा इसका नाम होता है कायांतरित। काया के बारे में भी, रूप के बारे में बात करते हैं। काया का मतलब भी रूप होता है, यानी यहाँ पे रूप में अंतर की वजह से इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो अपन बोल सकते हैं जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप में परिवर्तन आता है तो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और इस रूप में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होगा? या तो ताप होगा या फिर दाब। मुख्य कारण क्या होगा? या तो ताप होगा या दाब। तो अपन बोल सकते हैं कि रूपांतरित चट्टानें ऐसी चट्टानें होती है जिनका निर्माण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों से तो होता है, लेकिन आग्नेय अवसादी चट्टानों पर काम क्या करेंगे? ताप और दाब का प्रभाव लगेगा, जिसकी वजह से इनका निर्माण हो गया। तो परिभाषा के तौर पर क्या हुआ कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों में ताप और दाब के प्रभाव से बनी हुई नई चट्टानें क्या कहलाएगी? रूपांतरित चट्टानें कहलाएगी। आग्नेय चट्टानों की बात करें तो आग्नेय चट्टानें ऐसी चट्टानें होती है जो सर्वप्रथम बनती है। ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने के पश्चात सर्वप्रथम बनने वाली चट्टानें कौन सी होती है? आग्नेय चट्टानें होती है। अवसादी चट्टानें ऐसी चट्टानें होती है जो प्राथमिक यानी आग्नेय चट्टानों में टूट फूट के पश्चात ये जल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जमा होने के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। इसलिए इनको जलज चट्टानें या परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। ऐसे रूपांतरित चट्टानें ऐसी चट्टानें होती है जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों में रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है। इस कारण इनको रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। और इस रूप में परिवर्तन का मुख्य कारण ताप और दाब होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इन्हीं चट्टानों के बारे में, तो इन चट्टानों में अपन ने पढ़ा है कि जो आग्नेय चट्टान है उसके उदाहरण क्या हैं, अवसादी के क्या है और रूपांतरित के क्या है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखो, आग्नेय चट्टान के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे उदाहरण आता है इसका ग्रेनाइट, इसके अलावा बेसाल्ट, इसके अलावा एंडेसाइट, इसके अलावा डायोराइट। तो ये सारे इसमें क्या होते हैं? एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो आप मुख्य रूप से जो आपको याद करने हैं वो आपको बताए तो दो आपके मुख्य एग्जाम्पल आते हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये आपको याद करने, बाकी अगर ना भी याद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रेनाइट और बेसाल्ट याद रखने। ऐसे अवसादी चट्टानों की बात करें तो इसके उदाहरण भी दो मुख्य रूप से उदाहरण होते हैं। एक का नाम है यहाँ पे सैंडस्टोन, जिसको हिंदी भाषा में अगर अपन बात करें सैंडस्टोन के नाम से भी आ सकता है, या फिर दूसरा आता है इसका बालू पत्थर। क्या बोलते हैं इसको? बालू पत्थर। दूसरा अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे लाइमस्टोन, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी भाषा में चूना पत्थर। तो यानी इसके दो उदाहरण हो गए, चूना पत्थर और बालू पत्थर। तीसरे अगर अपन बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों की, तो रूपांतरित चट्टानें ऐसी चट्टानें होती है जो पहले वाली दोनों चट्टानों में रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है। जैसे अपन बात करते हैं सैंडस्टोन की। सैंडस्टोन यानी बालू पत्थर। सैंडस्टोन से किसका निर्माण होता है? क्वार्टजाइट का। किसका होता है? सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट का। ये क्वार्टजाइट क्या है? एक रूपांतरित चट्टान। ऐसे अपन बात करें लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन क्या है? आपके चूना पत्थर। चूना पत्थर से किसका निर्माण होता है? आपके संगमरमर का। आपने देखा होगा जो आपके मार्बल होता है जिसको अपन हिंदी भाषा में संगमरमर कहते हैं, संगमरमर का निर्माण
लाइमस्टोन या चूना पत्थर से होता है, और चूना पत्थर में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको अपन CaCO3 से बोलते हैं। तो जो शुद्ध संगमरमर होता है हमेशा उसमें 100% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और उसका रंग कैसा होता है, सफेद रंग होता है। कैसा रंग होता है, सफेद रंग होता है। किसके कारण होता है, शुद्धता के कारण। जैसे 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 आपने देखा होगा लाल संगमरमर आता है, काला संगमरमर आता है, पीला आता है, ये सारे जो कलर आते हैं, रंग आते हैं, ये किसकी वजह से आते हैं, इस चूना पत्थर में अशुद्धता की वजह से। शुद्ध चूना पत्थर से हमेशा जो संगमरमर बनेगा वो सफेद रंग का ही बनेगा। दूसरे रंग का बन रहा है, इसका मतलब उसमें अशुद्धियां उपस्थित है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं यहीं पे आगे, तो आपके पास में अगर अपन बात करते हैं ग्रेनाइट या फिर बेसाल्ट का, तो अपने पास में जो यहाँ पे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से कौन से प्रकार का रूपांतरित आपकी चट्टान बनेगी, आपकी बनेगी ग्रेनाइट से आपके निस, बेसाल्ट से आपके साचिट। तो आपके पास में क्या हुआ, ग्रेनाइट, बेसाल्ट हो, या आपके पास में बालू पत्थर हो, चूना पत्थर हो, ये सारे कैसी आपकी चट्टाने या तो आग्नेय हैं या अवसादीय। इनमें क्या होगा, ताप दाब लगेगा और उसकी वजह से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। ये कैसे होता है, कौन सी चीज लगेगी, कब ताप लगेगा तो कौन से का निर्माण होगा, कब दाब लगेगा कौन से का निर्माण होगा, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे आपके रूपांतरित चट्टानों के बारे में ही पढ़ेंगे। आज का लेक्चर अपन क्या करेंगे, थोड़ा ब्रॉडली रखेंगे, जिसमें केवल इनके बारे में बेसिक चीजों की स्टडी करेंगे, ज्यादा डीपली आज के लेक्चर में अपन नहीं जाएंगे। तो इनसे किस प्रकार से निर्माण होता है ये अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल बात यह है कि ग्रेनाइट से निस बना, आपके बेसाल्ट से साचिट बना, आपके बालू पत्थर से क्वार्टजाइट बना, चूना पत्थर से आपके संगमरमर बना, ये सारे क्या है, रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण। और ये बने किससे, या तो आग्नेय चट्टानों से या फिर अवसादी चट्टानों से। तो इस प्रकार अपन बोल सकते हैं कि ये जो चट्टाने होती है, ये चट्टाने क्या होती है, सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, और इससे ही आपकी रूपांतरित और अवसादी। देखो यहाँ पे रूपांतरित को भी अपन इससे बोल सकते हैं, देखो आपकी आग्नेय चट्टान से अवसादी बनी है, अवसादी से फिर रूपांतरित बनी है, या फिर रूपांतरित आग्नेय से बनी है। तो आपकी रूपांतरित चट्टाने भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बन तो आग्नेय से ही रही है। तो सभी चट्टानों के निर्माण की जन्मदात्री कौन सी होती है, आग्नेय चट्टानें होती है। चट्टानों की बात करें तो दो या दो से अधिक खनिज पदार्थ जब आपस में मिलकर एक ठोस पिंड का निर्माण करते हैं तो उसको चट्टान कहते हैं, या ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने के पश्चात बनने वाली सर्वप्रथम की जो चट्टानें बनती है उन चट्टानों को अपन, या सर्वप्रथम जो ठोस पिंड बनता है उसको अपन क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय सर्वप्रथम बनती है और ये अन्य चट्टानों की जन्मदात्री होती है। उदाहरण पढ़ लिया, आपको उदाहरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उदाहरण आपको ध्यान रखने। अब अपन आग्नेय चट्टाने उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे अपन। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण क्या है, फिर तीनों चट्टानों को कल अपन उनके कुछ स्पेसिफिक कुछ जो उदाहरण है उन्हीं के आधार पर समझेंगे। अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का वर्गीकरण इतना है नहीं अपने पास में, आग्नेय चट्टानों में वर्गीकरण है, तो आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण को अपन पढ़ेंगे। क्या वर्गीकरण है आग्नेय चट्टानों का, तो आग्नेय चट्टानों को मुख्य रूप से अगर अपन बात करते हैं तो दो आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया, एक रासायनिक संगठन के आधार पर, और दूसरा उसके अंदर अपन बात कर सकते हैं कि आपके जो पदार्थ उपस्थित है उनके आधार पर। तो अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं कहाँ बन रहे हैं, या उत्पत्ति के आधार पर, पदार्थ की बात ना करें, उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो वो ज्यादा सही रहे। तो अगर अपन बात करें आग्नेय चट्टाने, तो आग्नेय चट्टानों को अपन दो तरीके से समझ सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके। सबसे पहला होता है अपना रासायनिक संगठन के आधार पर, और रासायनिक संगठन के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, वैसे चार प्रकार की होती है, लेकिन आपके जेट के एग्जाम के लिए या बेसिक एग्जाम के लिए तीन प्रकार ये अपन पढ़ेंगे, चौथा वाला अपन नहीं पढ़ेंगे। इससे अपन बात करें जो दूसरा आपका वर्गीकरण आएगा वो किसके ऊपर आएगा, रासायनिक संगठन के ऊपर पहला आ गया, दूसरा किसके ऊपर आएगा, उत्पत्ति के आधार पर। रासायनिक संगठन की बात करें तो रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टान तीन प्रकार की होती है, अम्लीय चट्टान, मध्यम, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं उदासीन, और तीसरी होती है आपकी क्षारीय। अब यहां पे देखो अम्लता के लिए जिम्मेदार पदार्थ की बात करें तो आग्नेय चट्टान हो या कोई भी चीज हो, अम्लता के लिए जिम्मेदार पदार्थ होगा यहाँ पे SiO2 यानी सिलिका की मात्रा। सिलिका की मात्रा बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे सिलिका की मात्रा बढ़ेगी अम्लीयता भी क्या होती है, बढ़ती है। इसको आप
रट लो या मानो या याद कर लो, जो भी करना कर लो। ध्यान रखना है सिलिका की मात्रा बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता बढ़ती है, तो सिलिका की मात्रा कम होने के साथ साथ अम्लीयता भी कम होती है। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे रासायनिक संगठन के आधार पर अम्लीय मृदा, तो अम्लीय मृदा में सिलिका की मात्रा 65% तक पाई जाती है, 65% से ज्यादा होती है। वहीं पे सिलिका किस रूप में, SiO2 के रूप में। वहीं पे अगर अपन बात करें मध्यम में, तो मध्यम में इसमें 10 कम कर देना है, 55 से 65% तक क्या होता है, SiO2 होता है। और क्षारीय में आपका 55 से लेकर 44% तक क्या होता है, आपके SiO2। तो आपने 10-10 कम करना है, यहाँ पे लास्ट में 11 कम किया, तो आप 45 से मान सकते हो, पर ज्यादातर रेफरेंस 44 तक जाते हैं। तो अगर अपन बात करें अम्लीय चट्टानों की, तो अम्लीय चट्टाने या अम्लीय चट्टान किसको कहेंगे, जिसमें सिलिका की मात्रा 65% से ज्यादा होगी, मध्यम में 55 से 65 और क्षारीय में 45 से 55। अब अम्लीय चट्टान की उदाहरण की बात करें, तो अम्लीय चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट। अम्लीय का क्या है, ग्रेनाइट। मध्यम का क्या है, आपके पास में अपन ने बात की थी, जो अन्य उदाहरण थे जिनको अपन ने याद करने की बात नहीं की थी, एंडेसाइट और डायोराइट। कुछ यहाँ पे डाइकाइट भी आता है, जिसको अगर अपन हिंदी में लिख लो डाइकाइट। ये आपके उदाहरण है मध्यम के। क्षारीय की बात करें, तो आपके क्षारीय में उदाहरण आते हैं बेसाल्ट की। तो यहाँ पे ये क्या है, आप मुख्य रूप से याद करना है, आपको मुख्य रूप से याद करना है अम्लीय को और क्षारीय को, मध्यम को याद नहीं करना, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था ये वाले उदाहरण आपके लिए जेड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये दोनों है। अम्लीय के लिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट की क्षारीय। तो अपन बात कर सकते हैं सिलिका की मात्रा बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता बढ़ती है, यानी देखो सिलिका की मात्रा यहाँ ज्यादा तो ये अम्लीय, यहाँ कम है तो ये क्षारीय। किसके आधार पर देखा अपन ने, सिलिका की मात्रा के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये चट्टाने कितने प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टाने 2 प्रकार की। एक तो क्या होता है, देखो ज्वालामुखी का जब भी लावा, देखो यहाँ पे ये पृथ्वी की सतह है, ज्वालामुखी का लावा आता है, बाहर आकर ऐसे इकट्ठा हो जाता है और ठंडा होकर चट्टान का निर्माण कर लेते हैं। इसको तो अपन देखते हैं, यानी ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी की सतह पर आएगा, आकर इकट्ठा होगा, ठंडा होगा और चट्टान का निर्माण कर लेगा। लेकिन कभी कभी ये लावा क्या होता है, पृथ्वी की सतह के अंदर भी ठंडा हो जाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का हो गया, एक पृथ्वी की सतह के ऊपर आता है जो अपने को दिखाई नहीं देता, वो पृथ्वी की सतह के अंदर भी ठंडा हो सकता है। तो दोनों टाइप का होता है, बस अपने को पता कौन सा लगता है, ज्वालामुखी का लावा जो बाहर आता है। तो उत्पत्ति के आधार पर एक तो जो बाहर आ रहा है उसको तो अपन बोलेंगे बाह्य, दूसरा क्या है अंदर रह रहा है तो उसको अपन बोलेंगे आंतरिक। क्या बोलेंगे, अंदर वाले को आंतरिक। देखो जो बाहर आया उसको अपन क्या बोला, बाह्य। जो अंदर है उसको अपन ने क्या बोला, आंतरिक। जो बाहर आ रहा है उसको अपन बोलेंगे दूसरे नाम के रूप में वोल्केनिक। क्या बोलेंगे, वोल्केनिक। जो अंदर है उसको आंतरिक को अपन क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक। दूसरा नाम क्या है आंतरिक का, प्लूटोनिक। जो बाहर आ रहा है उसका तीसरा नाम है ग्लोसी, यानी वो ग्लोसी फिनिश देता है, तो अपन लिख सकते हैं वो कैसा होता है, ग्लोसी। और ऐसे जो अंदर वाला होता है उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलीय। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय। देखो उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है, अपन ने पढ़ा था। सबसे पहले इनका निर्माण होता है, या तो लावा होगा पृथ्वी की सतह पर ठंडा होगा, या फिर अंदर सतह पर ठंडा हुआ तो बाह्य, अंदर ठंडा हुआ तो आंतरिक। बाह्य का दूसरा नाम वोल्केनिक, अंदर वाले का प्लूटोनिक। बाह्य को अपन ग्लोसी बोलते हैं, अंदर वाले को अपन क्रिस्टलीय बोलते हैं। बाह्य का उदाहरण है आपके पास में बेसाल्ट, और आंतरिक का उदाहरण है आपके पास में ग्रेनाइट। तो आपके जो मेन उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, बेसाल्ट और ग्रेनाइट है। बेसाल्ट यहाँ पे क्षारीय है और यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर बाह्य है। ग्रेनाइट यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर आंतरिक हो और इसमें अम्लीय। तो आपको याद करना है, इस पूरे जो डायग्राम पढ़ा है इसको याद करने का एक शब्द है, बी को याद कर लो। किसको याद करना है आपको, बी को याद करना है। देखो बी से शब्द बनता है बेसिक। बेसिक को हिंदी में बोलते हैं क्षारीय। बी से होता है बाह्य और बी से ही होता है बेसाल्ट। क्या होता है, बेसाल्ट। यानी बी से बेसाल्ट, बी से बाह्य और बी से क्षारीय। यानी क्षारीय भी है बेसाल्ट और बाह्य भी क्या है,
बेसाल्ट। तो आपको याद कर लो, बस 20 शब्द याद कर लो, 20 से पूरा याद हो जाएगा। बाकी बच गया वो क्या हो गया आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है यहाँ पे, वहां पे क्षारीय क्या हो गया बेसाल्ट, तो ग्रेनाइट अम्लीय हो गया। यहाँ पे क्या हुआ बेसाल्ट बाह्य हो गया, तो ग्रेनाइट क्या हो गया आंतरिक हो गया। तो याद क्या करना है, 20 शब्द याद करो, बी से बेसाल्ट, बी से बाह्य और बी से बेसिक। एक बी से पूरी आपकी जो कंप्लीट है कंफ्यूजन पूरा कंप्लीट दूर हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पे सिलिका की मात्रा बढ़ने के साथ साथ मृदा की जो अम्लीयता होती है वो भी बढ़ती है। सिलिका की मात्रा कम होने के साथ साथ मृदा की अम्लीयता भी कम होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलिका की मात्रा अम्लीयता क्षारीयता के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर कहाँ ये जम रहा है या जमा हो रहा है। दूसरा अपन बात करते हैं इन चट्टानों की मात्रा के आधार पर। तो अगर सिंपल भाषा में बोले इन चट्टानों की मात्रा के आधार पर, तो जो चट्टानें होती है वो लगभग जो भूपपड़ी होती है उसकी 5 किलोमीटर में अलग इसका अपन बात कर सकते हैं मात्रा होती है, और वैसे अलग मात्रा होती है। तो अगर अपन बात करते हैं साधारण भाषा में, तो यहाँ पे जो चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें कितनी होती है 95%, और जो अन्य चट्टानें आती हैं आपके अवसादी और रूपांतरित वो 5%। कहाँ भूपपड़ी में। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि जो भूपपड़ी है उसकी जो ऊपर वाली 5 किलोमीटर है वहां पे इसका संगठन क्या होता है, तो ऊपर वाली 5 किलोमीटर में इसका संगठन बदल जाता है। वहां पे जो आग्नेय चट्टानें हैं ये क्या हो जाएगी 18% होती है। आपकी जो अवसादी चट्टानें होती है ये कितनी होती है आपके पास में 74%, और जो रूपांतरित चट्टानें हैं आपकी वो कितनी होती है, जो बच गया आपका 1874, तो आपकी लगभग 8% ये क्या होगी रूपांतरित चट्टानें होगी। आग्नेय चट्टानों में बात करें तो आग्नेय चट्टानों में 2 ही चट्टानें होती है मुख्य रूप से, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट आपकी कितनी होती है 15% होती है, बेसाल्ट 3% होती है, उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। अवसादी में आपकी कौन सी होती है शेल होती है। इसके अलावा आपके पास में सैंडस्टोन यानी बालू पत्थर होती है, और चूना पत्थर होती है। ये मुख्य रूप से चट्टानें पाई जाती है। तो यहाँ पे मात्रा के आधार पर बात करें तो भूपपड़ी में आग्नेय चट्टानें 95% और अन्य 5%। वहीं पे आप भूपपड़ी की ऊपरी 5 किलोमीटर की बात करें यहाँ पे आग्नेय 18% होती है, अवसादी 74% होती है और रूपांतरित 8% होती है। इसी के साथ आज का जो लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था आग्नेय चट्टानें, सबसे पहले इनका निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टानें होती है वो पहले वाली दोनों से बनती है। अवसादी चट्टानों के बारे में बात की थी, प्राथमिक चट्टानों की टूटकर इनके जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के फलस्वरूप बनती है। तो इन चट्टानों को अपन जलज चट्टानें भी कहते हैं। इनका निर्माण में परतों के रूप में इनका निर्माण होता है, तो इनको परतदार चट्टानें भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों में अपन ने ग्रेनाइट बेसाल्ट पढ़ा था। अवसादी चट्टानों में आपने पढ़ा था चूना पत्थर बालू पत्थर, और वहां पे रूपांतरित में पढ़ा था आपने कौन कौन से निस पढ़ा था। इसके अलावा आपने साचिट पढ़ा था। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो आपके संगमरमर पढ़ा आपने, क्वार्टजाइट पढ़ा। तो ये सारी इनके उदाहरण है। इसी के साथ साथ आज का अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो अपने बाकी इनके वर्गीकरण से रिलेटेड है, जो चट्टानों के बारे में कुछ और बातें हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को इसी के साथ अपन विराम देते हैं। धन्यवाद।